हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। प्रश्न नंबर 1.3 भैया कक्षा 10 के लिए मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं। तो पहला अभ्यास जो है वास्तविक संख्या है। सच में बहुत ही ज़्यादा आसान और थोड़ा सा मुश्किल रहता है, क्योंकि इसको समझना और लिखना थोड़ा सा मुश्किल टेढ़ी खीर रहती है। तो इस टेढ़ी खीर को हम सीधा करते हुए अभी तक अरिहंत की किताब से 2 प्रश्नावली हमने हल कर ली हैं। तीसरी और आखिरी प्रश्नावली है, इसको हल करना है। तो शुरुआत करेंगे इसकी थ्योरी से। तो दोस्तों, अगर इसके सिद्धांतों में अगर हम ध्यान से देखें, जो टॉपिक्स हमको जानने हैं, पहले बात तो टॉपिक का नाम जो दिया गया है कि परिमेय तथा व अपरिमेय संख्याओं का पुनर्निर्माण, यानी कि रिवीजन एवं परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, ये हमको पूरा पढ़ना है। लेकिन उससे पहले हमें जो जान लेना चाहिए वो वास्तविक संख्या, रियल नंबर क्या होती है। जितने भी परिमेय अपरिमेय संख्या होते हैं सबको मिलाकर के बनता है क्या, वास्तविक संख्या। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो बात आपको ये पूरा ग्राफ समझ में आ जाएगा। वास्तविक संख्याओं को 2 भागों में बांटा जा सकता है, एक परिमेय हो जाती है, दूसरी अपरिमेय हो जाती है। अपरिमेय संख्याएं वो होती हैं जिनके साथ अंडर रूट रहता है या फिर दशमलव के जो भी मान होते हैं वो लगातार आते जाते हैं, मतलब कोई भी प्रॉपर वैल्यू नहीं आती। इन सारी चीजों के बारे में आप अच्छे से बाद में समझेंगे। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि जब भी अंडर रूट किसी के साथ में प्लस माइनस में या फिर खुद अंडर रूट 2 ऐसा कोई गिनती मिल जाए तो अपरिमेय होता है, ठीक है। और अगर अंडर रूट 4 है जिसका मान 2 हो जाता है तो भाई वो परिमेय के अंतर्गत आ जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ये सारी की सभी संख्याएं जो बटे में हो सकती है, माइनस में हो सकती है, 0 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, वो सबके सब होती हैं परिमेय। परिमेय को 2 भागों में बांटा जा सकता है, एक पूर्णांक होते हैं, अपूर्णांक होता है। पूर्णांक मतलब पूरी गिनतियां। पूरी गिनतियां पूर्णांक के बारे में आपने समझा था कि 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे प्लस में चले जाइए, माइनस में 0, -1, -2 चले जाइए। ये पूरी जो गिनतियां मिलेंगी वो क्या हो जाएंगी, पूर्णांक हो जाएंगी। अपूर्णांक की बात कर लेंगे तो वह सभी संख्याएं जो पूर्णांक नहीं है अपूर्णांक कहलाती हैं। ये आधी, दूरी, पौना, सवाई, यही सारी चीजें होती हैं जिनको आप सही बटे में या फिर सीधे बटे के रूप में लिख सकते हैं। तो ये होती हैं अपूर्णांक संख्याएं, जैसे कि 1/2 हो गई, 11/2 हो गई। इसे काट करके इस रूप में नहीं लिखा जा सकता, इस वजह से इसको अपूर्णांक कहा जाता है। पूर्णांक को भी बांटा जा सकता है 2 भागों में। एक तो पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या ऋणोत्तर पूर्णांक कहलाता है, यानी कि और ऋणात्मक पूर्णांक। जो ऋणोत्तर पूर्णांक मतलब ऋणात्मक पूर्णांक से उत्तर यानी कि बड़ी यानी कि अलग है, वो ऋणोत्तर पूर्णांक कहलाती है। और वैसे पूर्णांक तो टोटल 3 कैटेगरी होती हैं। एक होती देखिए प्राकृतिक संख्या है, शून्य और ऋणात्मक संख्या, यानी धनात्मक पूर्णांक, शून्य पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक, ऐसे कैटेगरी बांट सकते हैं। या फिर ऋणात्मक पूर्णांक और पूर्ण संख्या है, ऋणोत्तर पूर्णांक आप कह सकते हैं। ये 2 भागों में बढ़ जाता है, 0 और प्राकृतिक संख्या। तो ये पूरा संख्या पद्धति हो गई। यहाँ पे आपने सभी प्रकार की संख्याओं के बारे में जान लिया। परिमेय संख्या किन्हें कहते हैं, अपरिमेय संख्याएं किन्हें कहते हैं, मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। परिमेय के बारे में आप जान लीजिए, जिनको बटे के रूप में लिखा जा सकता है वो सब परिमेय होते हैं। जिनको बटे के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उनको अपरिमेय संख्याएं कहते हैं, ठीक है। और पाई का मान जो पाई जो होती है वो अपरिमेय संख्या, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, ये सब के सब क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और अभी यहाँ पे एक परिमेय आ जाता है। परिमेय क्या कहलाता है, यहाँ पे परिमेय और मेय के बारे में हम ज्यादा कुछ डिस्कस ना करें तो भी काम चल जाएगा, बट एक परिमेय आपको देख लेना चाहिए, क्योंकि इस परिमेय का जो आगे प्रयोग है वो होने वाला है। कहा जा रहा है कि मान लीजिए कि p एक अभाज्य संख्या है तथा a एक धनात्मक पूर्णांक है। यदि p a स्क्वायर को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा। अब इसका जो मतलब है, मैं अगर गिनती में आपको समझाना चाहूँ तो बात कुछ यूं बनेगी कि जैसे कि 3 है वो किसी संख्या का वर्ग, यानी कि मान लेते हैं 9 का वर्ग, 9 9 81 को काट लेता है। 9 81 क्या है, ये 9 का वर्ग है, यानी कि जो 3 है वो 9 का स्क्वायर, ये जो गिनती है इसको भाग कर देता है, काट देता है बड़े आराम से। तो ये जो जैसे 3 81 को भाग कर देगा, काट देगा, तो ये क्या है, 9 का वर्ग है, यानी कि 3 क्या कर रहा है, 9 के वर्ग को विभाजित कर दे रहा है। ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि 3 जो है वो 9 को भी विभाजित करेगा, ठीक है। 3 क्या है, 9 को भी विभाजित करेगा। देखने में बहुत सिंपल से बात लगता है, लेकिन जब हम सिद्ध करने लगते हैं कि अंडर रूट 2 या फिर अंडर रूट 3 या फिर अंडर रूट 5 या फिर अंडर रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है, तब हमको इस परिमेय की आवश्यकता पड़ती है, जहाँ पे हमको इस कथन को समझना होगा कि
3 अगर 9 स्क्वायर को विभाजित कर ले रहा है तो 3 9 को भी विभाजित कर लेगा। 2 अगर 4 स्क्वायर को विभाजित कर लेता है तो 2 4 को भी विभाजित कर लेगा। 5 अगर 25, ठीक है, 25 स्क्वायर यानी कि 625 को काट लेता है। हम यूं भी ऐसा कह सकते हैं, ठीक है, हम बात को इस तरीके से भी कह सकते हैं कि 5 क्या है, किसको काट सकता है, 625 को काट सकता है। 625 क्या है, ये 25 का वर्ग है, यानी कि 5 25 के वर्ग को काट सकता है। तो 5 क्या है, 25 को भी काट लेगा, मतलब उसको भाग कर सकता है, कर देगा। तो ये स्थिति आपको, ये प्रमेय पहला है, इसको आपको पढ़ करके रखना है, समझ करके रखना है, क्योंकि जब हम इनको अप्रमेय सिद्ध करने लगेंगे तब हमको इसकी जरूरत बहुत अच्छे तौर पे पड़ेगी, क्योंकि इसी एक प्रमेय का प्रयोग ही तो आगे है और वही आप नहीं समझ के रखेंगे तो मुश्किल तो होगी ही। ओके, तो पहले प्रमेय के बाद आ जाता है दूसरा प्रमेय, जहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि √2 एक अप्रमेय संख्या है, ऐसा सिद्ध करना है। और भाई सच कहें तो इस प्रश्नावली में यही एक मुश्किल काम है और यही एक आसान काम है और यही एक ज़रूरी काम है जो हमें करना है। और मैं आपको बता दूं कि √2 के साथ में √3, √5, √7 ऐसे जो सिंगल वाले होते हैं, ये सभी के सभी बस एक चीज़ कर लीजिए और उसके बाद आप जहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है वहाँ पे 3 रख देंगे, सभी जगह पे 3 रखते चले जाइए। 3 का हो गया, 5 रखते जाइए, 5 का हो गया, 7 रखते जाइए, 7 का हो गया। सिंपल सी प्रोसेस है। बट मैं ये बताने से पहले कुछ प्रश्नावली में चीज़ें बता दूं, जैसे कि प्रश्न आपको दिखाई देगा। प्रश्नावली 3 हमको हल करनी थी और दूसरा प्रश्न जो है उसी से रिलेटेड है। तो दूसरे प्रश्न से पहले पहला प्रश्न भी आता है जिसको हमें हल कर लेना चाहिए दूसरे प्रश्न को हल करने से पहले, उस प्रमेय को पढ़ने से पहले। तो इसमें क्या कहा गया है कि क्या एक प्रमेय और एक अप्रमेय का गुणनफल प्रमेय होता है? तो ऐसा नहीं होता है। तो बात को थोड़ा मैं समझा दूं। समझेंगे कि प्रमेय अप्रमेय का योगफल, गुणनफल, अंतर, घटाना, भाग जो होता है वो प्रमेय होता है कि नहीं होता है? देखिए भाई, प्रमेय का मतलब होता है ऐसी संख्याएं जो बटे में लिखी जा सके, ठीक है। प्रमेय वे संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जा सकती हैं और जहाँ पे q जहाँ डज नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, स्थिति बनती है। और अप्रमेय जो होती हैं ये क्या होती हैं, p/q के बराबर नहीं होती हैं। बस इतनी सिंपल सी बात है। अच्छा, ये सिंपल सी बात कहने में आसान है पर समझ में आने के परे होती है। तो अगर हम यहाँ पे अगर गिनती लेते हैं 2 प्रमेय है कि अप्रमेय है ये पूछा जाए तो 2 के बटे 1 लगा सकते हो आप, ये बटे में हो गई, ये प्रमेय है, ठीक है। और 1/2 अगर लिखा जाती है प्रमेय पहले से है। 3 से 1/2 लिखा जाए तो ये भी 3 2 ये 6, 7/2 लिख सकते हो, बटे में है। तो ये सभी के सभी क्या है, प्रमेय है। अप्रमेय कौन सी है? जैसे अंडर के अंदर 2 मिल जाता है, ये अप्रमेय है। अब ये अप्रमेय क्यों है? जब इसमें आगे का हिस्सा जब वीडियो में आप देखेंगे जहाँ पे आप दशमलव प्रसार को जानेंगे तब आप जान पाएंगे कि ये अप्रमेय क्यों है। फिलहाल के लिए बस इतना जाने कि जो भी अंडर के अंदर गिनतियां रहती हैं वो सभी के सभी अप्रमेय होती हैं। अब 2 संख्याएं जो प्रमेय अप्रमेय है, इनका अगर योगफल किया जाएगा तब पर भी ये अप्रमेय होगा। क्या होगा? अप्रमेय होगा। गुणा किया जाएगा तो 2 मिल जाएगा, अब भी अप्रमेय हो जाएगा। अंतर किया जाएगा तब पर भी अप्रमेय होगा और भाग किया जाता है तब पर भी अप्रमेय मिलता है। अब इनका क्रम अगर उलट देंगे तब पर भी अप्रमेय ही मिलेगा, ऐसा कुछ है नहीं कि मतलब चेंज हो जाएगा। तो इतनी सिंपल सी बात रही। अब आप क्वेश्चन में जो चीजें हैं वो समझ गए होंगे कि इसमें जो पूछा गया है कि प्रमेय और प्रमेय का गुणनफल क्या होता है, अप्रमेय संख्या होती है। क्या 2 अप्रमेय संख्या का गुणनफल एक प्रमेय संख्या या अप्रमेय संख्या होती है? तो यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटी है कि 2 अप्रमेय संख्या का गुणनफल प्रमेय और अप्रमेय दोनों हो सकता है। इस बात को समझने के लिए हम एग्जाम्पल देखेंगे। भाई बात कर लेते हैं 2 अप्रमेय संख्याओं को गुणनफल की। जैसे √2 ये अप्रमेय है, √2 में गुणा किया जाएगा तो आपको √ के अंदर 4 जिसका मतलब 2 मिल जाएगा, ये एक प्रमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। ये स्थिति बनती है। और अगर ऐसे ही कर दिया जाए अप्रमेय संख्या या अप्रमेय संख्या, इनका गुणनफल किया जाए तो √6 मिल जाएगा जो कि अप्रमेय हो जाएगा। यह सबसे सिंपल से उदाहरण है जो आपको दोनों की स्थिति को दर्शाते हैं कि यहाँ पे प्रमेय मिल गया, यहाँ पे अप्रमेय मिल गया। तो आपको आंसर मिल चुका होगा
कि दोनों के उदाहरण देकर स्पष्ट करना था, तो ये भी हो गए, स्पष्ट हो गए। अब चलते हैं अंडर रूट 2 को अपरमेय सिद्ध करने में। तो भाई ये एक प्रमेय भी है और परिमेय भी है और प्रश्न भी है, और ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। मैं यहाँ पे आपको लिख करके दिखाऊंगा, और वैसे मैंने इस पर कई वीडियो बना दी हैं, कई वीडियोस चल भी रही हैं, लोग देख भी रहे हैं, सीख भी रहे हैं। तो एक बार फिर से सिखा देते हैं। सीखने में क्या है, वैसे मुझे लिखना बहुत ज़्यादा नहीं पसंद होता है, मतलब चलो ठीक है। तो यहाँ पे हल करना है कि यह अपरमेय संख्या है, तो यहाँ पे हल शुरू करेंगे। माना अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। अब हमने क्या किया है कि हमने इसको परिमेय मान लिया है, जो हमको सिद्ध करना है उसका उल्टा सिद्ध मान लिया है, और हम इसको परिमेय सिद्ध करने की कोशिश करेंगे, और जब हम सिद्ध नहीं कर पाएंगे तो कह देंगे ये अतः ये अपरिमेय है। ठीक है, अब यहाँ पे लिख सकेंगे कि जिसे p/q के रूप में, ठीक है, रूप में लिखा जा सकता है, जहां p तथा q सह अभाज्य पूर्णांक हैं। अब भाई सहअभाज्य पूर्णांक हैं लिख रहा हूं मैं, आगे वो दिखाई ना दे रहा है तो उसको सुन लीजिए, बस समझ लीजिए। लिखा जा सकता है जहां पे p/q क्या है, सहअभाज्य पूर्णांक है। अगर मैं आपको सहअभाज्य पूर्णांक के बारे में समझाना चाहूं तो आपको दूसरे पेज में समझाता हूं। भाई देखेंगे, जैसे 2/3 लिखा जाता है, ये 1 से कटेगा, ये 1 से कटेगा, ठीक है। तो मतलब कॉमन कोई गिनती नहीं है जिससे ये कट जाए, तो यहाँ पे इसको सहअभाज्य कहा जाएगा। ऐसे ही p और q क्या है, सहअभाज्य हैं। अब यहाँ पे हमने इसको सहअभाज्य पूर्णांक मान लिया है, और उसके बाद हम लिखेंगे क्या लिखेंगे भाई, इसमें और कोई एक के अतिरिक्त सहअभाज्य है, बस ये ठीक हो गया। अब कई जगहों पे ना बात ये है कि थोड़ी सी अलग अलग चीजें अलग रूप में लिखा जा सकता है, जैसे किताब में ही लिखा गया है कि अतिरिक्त कोई अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो सहअभाज्य का मतलब भी वही होता है। आप ऐसे लिखें वो ऐसे लिखें, मतलब काम मतलब लिखा रहना चाहिए जो आपको बताए कि ये सहअभाज्य है, बस इतना सा महत्वपूर्ण रहता है। बाकी कोई भी बहुत बड़ी बात नहीं है। p/q के रूप में आपने लिख लिया है, और अभी क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, या फिर हम यहाँ पे p बराबर अंडर रूट 2q बना लेते हैं, और यहाँ पे क्या करेंगे, p² बराबर 2q² बन जाएगा। यहाँ पे हमने क्या किया है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ये हमने किया तो हमको ये मिला। अब यहाँ पे हमने इतना किया है तो हमको ये समीकरण 1 मिल जाता है, इक्वेशन 1 बना है ये। और यहाँ से हमें एक बात निकल के आती है कि भाई हम ये देख रहे हैं कि 2 और q² का गुणा करने पर p² मिल रहा है, यानी p² 2 से भाग करने पर कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या मिलता है कि 2 p² को विभाजित करता है। क्या समझ में आया भाई, यूं ही समझिए, बहुत सिंपल सा लॉजिकल सा बात है कि अगर हम कहते हैं कि 2 6 12 ऐसा हम कह लेते हैं, तो भाई हम ये समझ रहे हैं कि 2 और 6 का गुणा करने पे 12 मिला है, यानी 2 12 को काट सकता है या फिर काटेगा ही काटेगा। तो यही सेम सिचुएशन यहाँ पे हो रही है कि p² क्या है, 2 और q² के गुणा करने के बाद मिला है, यानी 2 p² को काटेगा ही काटेगा, तो यहाँ पे विभाजित करता है। ये हमको एक बात समझ में आती है। और उसके बाद अभी जो प्रमेय की बात की गई थी, हमने बताया था कि भाई प्रमेय यहाँ पे काम आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे इस वजह से 2p को भी विभाजित करता है। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, प्रमेय 1
से ऐसा काम किया है, ये प्रमेय ए से। हम यहाँ पे प्रमेय एक ना लिख करके प्रमेय से अकेले लिख देंगे, तब पर भी काम बन जाएगा। इतनी स्थिति अगर आपको समझ में आ गई है, अब आप क्या समझ रहे हैं कि 2p को भी विभाजित करता है, यानी 2p को भी काट सकता है। तो ऐसी स्थिति में हम एक अलग से नया चीज लिखेंगे तब हम ये जो p बराबर है, ठीक है, p बराबर 2m लिख सकते हैं। अब इस बात को थोड़ा सा और गहराई से समझते हैं। जैसे 2 12 को काट ले रहा था, 2 को काटने देते हैं हम, यहाँ पे 2 8 16 होता है, यहाँ 2 8 16 को काटने देते हैं। 16 क्या है, 4 का वर्ग है, ठीक है। 2 गुणते 8 बराबर 16 हो रहा था, 16 क्या है, 4 का वर्ग है। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि 2 4 स्क्वायर को भाग दे करके काट सकता है, तो 2 4 को भी काट सकता है। तो 2 में किसी गिनती से गुणा करने पर ही 4 मिला होगा, ये सिचुएशन बन सकती है। आप m बराबर 2 कह सकते हैं, भाई कह सकते हो, लेकिन हर एक स्थिति में आप 2 नहीं कह पाओगे ना। तो जैसे p और q आ रहा है, तो यहाँ पे आप नहीं कह पाओगे। इसी वजह से ये एक चर संख्या मानी जाती है m, जो आपको बताता है कि p और 2 का जो गुणा करके 2 और m का गुणा करने पर p प्राप्त हुआ था। तो ये स्थिति रहेगी। आगे लिखेंगे, जहां m कोई पूर्णांक है, बस इतनी सिंपल सी बात है, पूर्णांक है। अब यहां पे क्या हो जाएगा भाई, अब हम करेंगे क्या, ये जो हमको मिल गया है p बराबर 2m, यही हम समीकरण 1 में रख देंगे ताकि हमें कुछ मिले। क्या मिले, अब p बराबर 2m समीकरण 1 में रखने पर, भाई रख दो, यहाँ पे समीकरण 1 है, जहाँ पे p है वहीं पे 2m रख दो। तो वहां पे 2m रख दिया, उसका स्क्वायर बन गया, बराबर 2q स्क्वायर बन रहा है। यहाँ पे वर्ग करेंगे 2m स्क्वायर, f 2 2 4m स्क्वायर इजल टू 2q स्क्वायर हो जाएगा। 2 से 2 इसको काट देंगे, तो 2m स्क्वायर इजल टू q स्क्वायर आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे वही स्थिति एक बार दोबारा से दोहराई जा रही है कि अपना जो q स्क्वायर है वो 2m स्क्वायर हो रहा है, जिससे हमें ये पता चलता है कि 2q स्क्वायर को विभाजित करता है। और इसी स्थिति से हमको ये भी पता चलता है 2q को भी विभाजित करेगा, ठीक है, क्या फिर करता है। ये कहां से, प्रमेय एक से लिख दो, प्रमेय से लिख दो। यहाँ पे हमको क्या मिल गया है कि एक बार हमको मिला कि 2p को विभाजित करता है, फिर मिला 2q को विभाजित करता है, और हमने माना था कि p और q क्या है, सहभाज्य है, यानी उनको कोई नहीं काटता है। तो यहाँ पे स्थितियां क्या हो गई, बहुत टेढ़ी मेढ़ी सी हो गई। ये तभी हुआ है क्योंकि हमने गलत माना था। तो यहाँ पे हमें कंक्लूजन लिखना होगा बस, अतः कि हमारा p और q में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि p तथा q का एक या फिर p तथा q सह अभाज्य हैं, ठीक है, सह अभाज्य है, इसका विरोधाभास प्राप्त होता है। यह विरोधाभास हमें इस कारण प्राप्त हुआ, ठीक है, यह
विरोधाभास हमें इस कारण प्राप्त हुआ क्योंकि हमारी कल्पना त्रुटि पूर्ण थी, अतः इससे निष्कर्ष निकलता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। बस इतनी सी बात। आखिर में कंक्लूजन लिखना होगा और शुरू में ये थोड़ा सा खेल खेलना होगा। ओके जी, तो आगे की बात मैं बता दूं कि जैसा कि आपने देखा कि √2 को वैसे √3 भी लगने वाला है, लेकिन ये जब 5 √7 दिया गया है, ये पे जो प्लस माइनस वाली गिनतियाँ दी गई हैं ये थोड़े से आसान तरीके से लगने वाली हैं। इनमें बहुत ही आसान चीज़ें हमको स्टेप अपनाने होंगे। और अगर इसके एक हिस्से को मैं जैसे कि यहाँ पे 5 √7 दिया गया है, इसको हल करके दिखाऊँ तो आपको ऐसा करना पड़ेगा। इसको हल यहाँ पर शुरू करेंगे कि आप लिखना पड़ेगा माना, बस यहाँ पे 5 √7, ठीक है। जो भी सवाल दी जाएगी उसको यहीं पे लिख देना है। उसके बाद लिखना है कि एक परिमेय संख्या है, ठीक है। शुरुआत यहीं से करनी है। तब यहाँ पे लिखना है इसे a/b या p/q के रूप में लिखा जा सकता है, के रूप में लिखा जा सकता है। आपको बस यही लिखना है और यहाँ पे साथ में लिख देना है कि जहाँ a तथा b सहअभाज्य क्या है, सहअभाज्य पूर्णांक हैं तथा जो b है वो 0 के बराबर नहीं है, ऐसा भी लिख देना है। बस इतना लिख देने के बाद आपको लिख देना है कि 5 √7 बराबर a/b आपने लिख दिया और √7 बराबर a/5b यहाँ पे हो जाएगा। आपको सभी जितने भी आपको बटे वाले प्लस माइनस वाले ऐसी कोई गिनतियाँ मिल जाएंगी जहाँ पे आपको ऐसा कुछ दिखाएगा, तो वहाँ पे आपको बस इतना सा कर देना है कि √2 वाली गिनती को एक तरफ रख देना है, बाकी सबको दूसरी तरफ पहुँचा देना है, ठीक है। ये स्थिति रखनी है। और अगर मैं बात करूँ जैसे कि आपको तीसरी सवाल और चौथी सवाल में बात की जा रही है, मैं आपको दिखा दूं एक बार, ये किताब में देखेंगे। तीसरी सवाल में आपको दो जगह √2 दिखाई दे रहा है, 2 √3 प्लस √5। इस स्थिति को भी इसी तरीके से हमको हल करना है। और यहाँ पे जो चौथी सवाल है वहाँ भी बिल्कुल वही काम करना है, बट होगा क्या कि वहाँ पे दोनों पक्षों को वर्क कर देना है। मैंने इसका हल किया है और वीडियो चैनल पे है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे देता हूँ, आप जाके वहाँ से उसको भी देख लीजिए। दोबारा मैं उसको नहीं हल करना चाहता, इस वजह से मैं आपको लिंक देते रहा हूँ, आप वहाँ पे जाके उसको देख सकते हैं। फ़िलहाल मैं आगे बताता हूँ कि यहाँ पे ये चीज़ें हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, √7 इतना मिल चुका है। अब यहाँ पे लिखेंगे, चूँकि क्या है कि अपने पास ये जो 5 दिया गया है, a दिया गया है तथा जो b है, b पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक हैं। तब इसलिए लिख लेते हैं, इसलिए जो हमको मिला है यहाँ पे a/5b एक परिमेय क्या है, संख्या है, परिमेय संख्या है। अब यहाँ पे ये एक परिमेय संख्या थी, ये जिसके बराबर है वो भी एक परिमेय संख्या होगा, इसलिए √7 भी एक परिमेय संख्या है। बस ये हमने लिख लिया कि ये भी परिमेय संख्या है, परंतु यह इस तथ्य का विरोधाभास है, परंतु यह इस तथ्य का विरोधाभास है
कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमको यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये परिमेय संख्या है, ये विरोधाभास है। इस प्रकार यहाँ पे लिखेंगे, इस प्रकार हमारी कल्पना गलत है, अतः जो हमने माना था, क्या माना था कि 5√7 परिमेय संख्या है, तो 5√7 एक अपरिमेय संख्या है, ऐसा बता देना। बस ऐसा लिख देना है और इसमें कुछ करना नहीं है। सभी सवालों के साथ यही खेला खेलना है। प्लस माइनस वाली गिनतियाँ रहेंगी तो वो भी ऐसे ही जाएंगी। जैसे यहाँ पे 5 माइनस √7 है, इसको भी आप, ये रफ एग्जांपल आप मान लीजिए, ये भी आपको बराबर कर देना है a/b के, और यहाँ पे इसको इधर भेज देना है, इसको उधर भेज देना है, यानी कि ये उधर जाने के बाद √7 जो है वो प्लस में हो जाएगा, ऐसा प्लस में दिखाई देना चाहिए, और 5/a - b ऐसा दिखाई देगा। अभी यहाँ पे ये फिर ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये पूरा तरीके से वही वाला काम हो गया जो ऊपर आपने किया है। तो इस प्रकार से प्लस माइनस वाला काम भी चलेगा, मतलब सभी में सेम सिचुएशन रहनी है। बस यहाँ पर 2 लाइनों में परिवर्तन करना होगा, बाकी सभी कुछ ऊपर नीचे वाला हिस्सा सब कुछ वही छापना है। थोड़ा सा यहाँ पे आप परिवर्तन कर देंगे, लेकिन रहेगा चीज़ें वही। सो आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा, तो आप इन सवालों को आगे भी कर पाएंगे। यहाँ पे जो तीसरे सवाल है, सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय है, बिल्कुल वैसे ही करना, दोनों पक्षों को वर्ग कर देंगे तो आपको मिल जाएगा। जांच कीजिए कि परिमेय है कि अपरिमेय, इन दोनों का गुणा कर दीजिए। अगर अंडर दिखाई देगा तो कह दीजिएगा अपरिमेय है, अगर नहीं दिखाई देगा तो कह दीजिएगा परिमेय है। बस इतनी सिंपल सी बात है। दिखाइए कि ये अपरिमेय है, यहाँ पे स्क्वायर पहले से करके दिया है, तो a/b के रूप में आपको मान लेना है और बस हल करते चले जाना है। आपको वही सेम चीज़ें जो आपने इसके साथ की वही इसके साथ करना है। तो वीडियो का लिंक तो डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाके वहाँ से चेक कर लीजिए कि पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। 5वें प्रश्न का भी हल उसी वीडियो में आपको मिल जाएगा, जहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि एक परिमेय संख्या दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए जो कि शांत है। तो बहुत ही अच्छे से हमने यहाँ पे दशमलव प्रसार को समझाया था। बट यहाँ पे भी मैं आपको प्रतिबंध, जो छठा प्रश्न कहा जा रहा है जो प्रतिबंध है वो बता दीजिए। भाई जो भी परिमेय संख्याएं होती है वो p/q के रूप में होती हैं। अगर वो शांत होंगी, वो शांत तभी होती हैं जब हर, यानी कि q या फिर जो बटे वाली गिनती है नीचे वाली, उसका जो गुणनखंड है वो 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में रहता है, यानी कि 2 और 5 के रूप में ही रहना चाहिए। अन्य कोई गिनती आ जाती है तो आपका गुण जो भी रहेगा वो साथ दशमलव प्रसार नहीं जाएगा। बस इतना सिंपल सी बात रहती है। वैसे अगर आप दशमलव प्रसार को समझना चाहें तो दशमलव प्रसार का मतलब भाग देने के बाद आप दशमलव के कितने अंकों तक इस गिनती को लेकर के जाते हैं। तो दशमलव प्रसार 2 प्रकार के होते हैं, एक शांत जो भाग देते देते कट जाते हैं, ठीक है, वो सभी परिमेय कहलाते हैं, और होते हैं अशांत जो कि भाग देते हुए कटते ही नहीं हैं। अब उनमें क्या होता है कि आवर्ती होते हैं, एक अनावर्ती होते हैं। आवर्ती क्या होते हैं, जो बार बार एक ही गिनती को रिपीट करते हैं, या फिर कुछ नंबर्स होते हैं जो 2-3 के टर्म में हो जाएं वो रिपीट करते हैं, तो वो आवर्ती होते हैं, वो भी परिमेय कहलाते हैं। अपरिमेय वही होते हैं जो अशांत अनावर्ती होते हैं, यानी कि किसी गिनती को वो रिपीट नहीं करते, दोबारा नहीं लाते हैं, तो वो अपरिमेय होते हैं। सभी की सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो दशमलव प्रसार आपको करने के लिए बहुत ही सिंपल सा तरीका क्या रहता है कि आपको भाग कर देना नीचे वाले से ऊपर वाले में, और भाग करते चले जाइए, आपको आंसर मिलता चला जाता है।